पिछले वीडियो में हमने बात की थी बिजनेस के लिए एक जो टैक्स कंप्लायंस इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी की। अब इस वाले में हम लोग आज बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के कंप्लायंस की, जो कि सामान्य कंप्लायंस है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। उसमें एक चीज बहुत से लोगों ने सुना होगा, टीडीएस और टीसीएस। अभी हम इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है कि पूरे साल भर में जब आपने अपना पूरा बिजनेस कर लिया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया, तो अगर आपका बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है, तो अगर आपका प्रॉफिट इतना हुआ कि जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। अन्यथा अगर मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से आपका प्रॉफिट कम रह गया तो आपको रिटर्न भी नहीं भरना है। वो भी साल में एक बार की कंप्लायंस है इनकम टैक्स का रिटर्न भरना। अभी हम लोग वो बातें कर रहे हैं कि जो बिजनेस के लिए रूटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना और उसका कंप्लायंस करना, ये रूटीन रिक्वायरमेंट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हर महीने आपको रिटर्न भरना ही है। कुछ केसेस में क्वार्टरली रिटर्न की भी सुविधा है, लेकिन नॉर्मली मंथली रिटर्न भरना ही है। वैसे ही एक और कंप्लायंस होती है, वो होती है टीडीएस की। टीडीएस पहली बात तो क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस में कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है ना। टीडीएस क्या होता है कि जब आप बिजनेस में खर्चे कर रहे होते हैं, तो सरकार ने बहुत कुछ खर्चों पर यह बना दिया है नियम कि आप खर्चा करेंगे तो उस पर आपको इतना टैक्स काट के सरकार के खाते में जमा करना है, और जो आप खर्चा कर रहे हैं, जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हैं उस खर्चे का, उसमें से उतना पैसा आप काट लेंगे। जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए है, उसमें से टीडीएस आपका बना जाके 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो वो आप काट के बाकी 4,90,000 पेमेंट करोगे उसको। वो जो सैलरी से आपने 10,000 रुपए टीडीएस काटा है, वो आपको सरकार के खाते में जमा करने पड़ेंगे, और फिर उसका एक टीडीएस का रिटर्न जमा होता है क्वार्टरली, वो आपको जमा करना पड़ेगा। जब आप वो रिटर्न जमा कर देंगे डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी फाइलिंग कर देंगे, तो वो पैसा जो है उसके इंप्लाई के 26A में शो होने लगेगा, जो 10,000 रुपए आपने उस इंप्लाइज के काटे हैं। इसी तरीके से और भी खर्चे हैं, जैसे रेंट का खर्चा है, किराए का, उसमें टीडीएस कटता है। कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया, उस पर टीडीएस कटता है। भाड़े पर टीडीएस कटता है। कोई प्रोफेशनल की आपने सर्विस ली, उस पर टीडीएस कटता है ना। इसी तरीके से एक टीडीएस कटता है, टीसीएस कटता है वो परचेज पर नॉर्मली। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे परचेज कर रहा है, मतलब यहां तो आप खर्चा कर रहे हैं तो टीडीएस काट रहे हैं ना, दूसरी तरफ कोई आदमी आपसे परचेज कर रहा है तो उस पर टीसीएस कटता है। और वो टीसीएस जो है आप अपने तरफ से जमा करते हैं, और फिर उसके जो जिसने आपसे माल खरीदा है उसके अकाउंट में शो होने लगता है। विशेषकर ये जो लिकर्स वगैरह का सिस्टम होता है, इसमें टीसीएस जो है कटता है। हर हेड का या हर खर्चे का अलग अलग टीडीएस का रेट होता है। जैसे सैलरी का तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना टीडीएस बना, रेंट का अलग होता है, भाड़े का अलग होता है, क्या नाम, प्रोफेशनल टैक्स पर अलग होता है, प्रोफेशनल की फीस पर अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाले पर अलग होता है ना, सबका रेट अलग अलग होता है। और नॉर्मली लेकिन होता क्या है कि जिस महीने भी आपने टीडीएस काटा है, उसी महीने उस महीने की उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करना पड़ता है। और क्वार्टर मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के क्वार्टर का एक आपको कंसोलिडेटेड रिटर्न जमा करना पड़ेगा टीडीएस का। और जब आप ये रिटर्न क्वार्टरली जमा कर देंगे तो उसके अकाउंट में उसके 26A में शो होने लगेगा। हम यहाँ पर आपको उसकी एंट्री बता सकते हैं थोड़ा सा, अगर मतलब एक केवल नॉर्मल उसके लिए आपको समझाने के लिए कि जैसे मान लीजिए सैलरी हमने जैसे उदाहरण दिया था ना, सैलरी 5 लाख रुपए दी हमने, है ना, इसमें से टीडीएस काटा
10,000 रुपये और सैलरी पे कर दी हमने 4,90,000 रुपये। ये हो गया पूरा, है ना। सैलरी तो मंथली पे कर, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में एंट्री बची, मान लीजिए लास्ट महीने की हमारी 50,000 रुपये सैलरी बची थी, तो उसमें 10,000 काट के हमने 40,000 उसको पे कर दिया लास्ट महीने का, क्योंकि सैलरी का टीडीएस नॉर्मली साल के आखिरी में कैलकुलेट किया जाता है ना। ये तो इसकी एंट्री होगी। अब जो टीडीएस का 10,000 रुपये आया ये, तो जो हमने टीडीएस पे किया, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, है ना। फिर हमने कैश से या बैंक से जमा किया इसको, तो 10,000 रुपये यहाँ पे कर दिया हमने, काम खत्म हो गया, है ना। ये 10,000 रुपये ये यहाँ पर अकाउंट नील हो गया, जो हमने काटा था वो हमने पे कर दिया, है ना। इस तरीके से इसकी एंट्री की जाती है इसमें, और बुक्स में दिखाई पड़ता रहता है कि जितना हमने टीडीएस काटा है। इसको टीडीएस को हम लोग एक बार नॉर्मली टीडीएस पेबल करके अकाउंट खोलते हैं, लिखते हैं उसमें, है ना, जैसे कि पता रहे कि टीडीएस हमारा ये पेबल वाला है, क्योंकि टीडीएस हमारा भी कोई काट रहा होगा अगर, तो फिर टीडीएस जो है जो डिडक्टेड करके जो अकाउंट आएगा उसको में रख लेते हैं। इसी तरीके से टीसीएस वाली एंट्री हो जाएगी। तो कहना है कि एक ये जो रेगुलर कंप्लायंस है, रेगुलर रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, जैसे जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्स में है, वैसे डायरेक्ट टैक्स में टीडीएस और टीसीएस की भी रिक्वायरमेंट है। इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने में हम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई लीगल त्रुटियां न होने पाए तो ठीक रहता है। अच्छा, यहाँ ये भी है और चीज़ की, मतलब टीडीएस आपने काटा और अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं जमा किया, तो पहली चीज़ ये कि उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपने काटा हुआ है, सरकार का पैसा है वो जो आपने काटा है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने रिटर्न लेट जमा किया तो उस पर लेट फीस भी लगेगी, पेनाल्टी भी लगेगी। तो इन सब से भी बचने की ज़रूरत है कि किसी तरह की कोई आपके पास लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट वगैरह ना लगे, है ना। इसलिए इनकी कंप्लायंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी जीएसटी की कंप्लायंस सही टाइम से हो रही है, टीडीएस की कंप्लायंस सही टाइम से हो रही है। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग और भी चीज़ों के बारे में और दूसरी कंप्लायंसेस जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि व्यापार में अगर आप करने निकले, मान लीजिए कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप हो सकता है आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, है ना। अगर आपने कोई ऐसे सामान का आविष्कार कर लिया है कि जिसमें आपको पेटेंट मिल सकता है, तो आपको पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि बुक्स लिखी है ना, बुक लिखी हुई है अपनी, या कोई ऐसा काम किया तो उसमें कॉपीराइट वो ले सकता है ना। इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहते हैं, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, इस तरह की सारी चीजें हैं। बिजनेस करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हम रखें, हम प्रोप्राइटरशिप में रहें कि पार्टनरशिप में रहें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनावें कि हम सिंपली एओपी बना के काम करें, या और कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं। सब बिजनेस की ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, और समझते रहेंगे तो हमें लगता है कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा आप आसान तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमें लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।